साथियों नमस्कार। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। यह है असममित एल्कीनों पर HBr का योग। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, जो सममित एल्कीन हैं उन पे जब हाइड्रोजन हैलाइड का योग करते हैं तो उसमें एक कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाती है, दूसरे पे हेलोजन जुड़ जाती है। क्योंकि दोनों कार्बन समान होते हैं तो इसका कोई भेद नहीं रहता है। लेकिन जब दोनों कार्बन अलग अलग हों, असममित हों, यानी इस पे एक में हाइड्रोजन की संख्या कम हो और दूसरे में हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, तो ऐसे में कार्बन हाइड्रोजन किस पे जुड़ेगा और ऋणात्मक भाग यानी जो हैलाइड का भाग है वो किस कार्बन पे जुड़ेगा। इसके लिए मार्कोनिकॉफ ने बहुत सी अभिक्रियाओं का अध्ययन किया और उन्होंने अध्ययन के परिणाम स्वरूप एक नियम दिया। इस नियम के अनुसार योज्य का अधिक ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर संयुक्त होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम हो। यानी जो दो कार्बन हैं जिन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है उनमें अगर हम HX का योग करें तो X उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजन की संख्या कम हो। यदि हम प्रोपीन पर HBr के योग की बात करें तो जो प्रोपीन है, आप यहाँ देखिए, प्रोपीन असममित एल्कीन है ना। असममित एल्कीन इस मायने में है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन परमाणु हैं, एक और दो से हमने इसको दर्शाया है, तो पहले कार्बन परमाणु के साथ दो हाइड्रोजन संयुक्त है, दूसरे के साथ केवल एक हाइड्रोजन संयुक्त है। इस मायने में ये असममित हो गया। अब मार्कोनिकॉफ नियम ये कहता है कि ये जो ब्रोमीन का पार्ट है, यानी ये HBr है, दो भाग हैं इसमें, H धनावेशित भाग, H ज़्यादा धनात्मक है और ब्रोमाइड अधिक ऋणात्मक है। तो अधिक ऋणात्मक भाग किस पे जुड़ेगा? जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम हो। वो कह रहा है इसमें 2 नंबर वाले कार्बन पे ब्रोमीन जुड़ना चाहिए और हाइड्रोजन जुड़ेगा 1 नंबर वाली पे। अब हम ये देखें कि ये अभिक्रिया किस तरह से संपन्न होती है और क्यों ऐसा होता है। इसके पीछे उन्होंने जो लॉजिक दिया उसको समझते हैं। इसके लिए उन्होंने ये लॉजिक दिया, इसकी क्रियाविधि को आपको समझना पड़ेगा। तो इसकी क्रियाविधि देखें अपन। जैसे ही प्रोपीन के साथ HBr आता है तो HBr आयनों में टूट जाता है, H+ आयन और Br- आयन। और चूंकि एल्कीन यानी जो प्रोपीन है, इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो पाई बॉन्ड होता है, ये गतिशील होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रोटीन जो प्रोटॉन है उसको अपने से जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण इस पे होता है। और ये जब इलेक्ट्रॉन स्नेही आक्रमण इस पे होगा तो ये प्रोटॉन किस कार्बन के साथ जुड़ेगा? इसकी 2 संभावनाएं हैं। एक तो ये प्रोटॉन इसके इलेक्ट्रॉन युग्म को लेकर के इस कार्बन से जुड़ेगा तो ये CH2 बनेगा, यानी ये इससे जुड़े तो CH2 बनेगा और ये CH2+ बनेगा, क्योंकि जो सांझे का डबल बॉन्ड माने सांझे का जो इलेक्ट्रॉन है उसको उठा के उन्होंने इस पे ले लिया। तो इस वाले कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस पे धनावेश आ जाएगा। तो यहाँ पे एक कार्बोधनायन बन जाता है। ये कार्बोधनायन प्राथमिक कार्बन पे है, यानी इसको हम प्राथमिक कार्बोधनायन कहते हैं। और ये जो प्राथमिक कार्बोधनायन है ये कम स्थायी होता है, यानी ये शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है। यानी शीघ्र ही ये जो धनायन है वो किसी से क्रिया करके अपना जो आवेश है उसको खो देता है। दूसरी संभावना ये बनती है कि जब प्रोटॉन का आक्रमण इस पर होता है तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर के इस वाले पहले वाले कार्बन से जुड़े।
जब इससे जुड़ेगा तो ये CH3 हो जाएगा और इस पर आवेश कम रहेगा, तो हमें यहाँ पे मिलेगा सेकेंडरी यानी द्वितीयक कार्बोधनायन। और चूंकि ये द्वितीयक कार्बोधनायन है वो अधिक स्थायी होता है, इसलिए ये रिएक्शन मिक्सचर में अधिक लंबे समय तक रहेगा। अब ये जो पहला कार्बोधनायन है ये कम समय अल्प स्थायी है और ये अधिक स्थायी है। अब जब ये अधिक स्थायी कार्बोधनायन है तो ये ब्रोमीन के नाभिक स्नेही आक्रमण के लिए उपलब्ध रहेगा, अधिक समय तक उपलब्ध रहेगा। तो ये ब्रोमीन का जो नाभिक स्नेही आक्रमण है वो द्वितीयक कार्बोधनायन पे होगा। जब द्वितीयक कार्बोधनायन पर इसका आक्रमण होगा तो ये यहाँ पे द्वितीयक यानी जो सेकंड नंबर के कार्बन पे ये ब्रोमीन जुड़ जाएगी। इस तरह से ये मुख्य उत्पाद के रूप में हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन प्राप्त हो जाएगा। 2 ब्रोमो प्रोपेन ये हमें मुख्य उत्पाद के रूप में मिलेगा। क्योंकि ये प्राथमिक जो कार्बोधनायन है कम स्थायी है, इसलिए अगर बनेगा भी तो बहुत अल्प मात्रा में बनेगा। और ये अल्प मात्रा में क्या देगा, हमें अल्प मात्रा में मिलेगा आपका CH3 CH2 CH2Br, यानी ये मिलेगा हमें 1 ब्रोमो प्रोपेन 1 ब्रोमो प्रोपेन। ये बहुत कम मात्रा में मिलेगा, अल्प मात्रा में मिलेगा। और चूंकि कार्बनिक अपक्रियाओं में अल्प मात्रा वाले यौगिक का उल्लेख बहुत कम किया जाता है, इसलिए मुख्य रूप से ये उत्पाद बनने वाला है 2 ब्रोमो प्रोपेन, यही मुख्य उत्पाद बनता है। यही मार्कोनिकॉफ के नियम का स्पष्टीकरण है। आशा है आप इसको समझ चुके होंगे और अन्य उदाहरणों पर भी इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन यानी प्रति मार्कोनिकॉफ योग और पेरोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव की। जब ये जो योग हमने असम्मित एल्केन पे जो ऊपर किया है, ये योग जब हम पेरोक्साइड की उपस्थिति में करते हैं तो ये योग विपरीत कार्बन पे होता है, यानी पेरोक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्केनों से जब HBr का संयोजन होता है तो ये मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत होता है। इसीलिए इसे प्रति मार्कोनिकॉफ नियम या पेरोक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव कहते हैं। चूँकि ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में होता है इसलिए पेरोक्साइड प्रभाव कहलाता है। और चूँकि इसको एक खरास नामक वैज्ञानिक ने इसका अध्ययन किया तो इस नियम के को खोजने की, उसको देने का जो श्रेय है इन्हीं को जाता है, इसलिए इनके नाम पर हम इसको खरास प्रभाव भी कहते हैं। और यहाँ पे एक और बात उल्लेखनीय है, आप बिल्कुल उसको ध्यान रखिएगा, ये केवल HBr के साथ ही लागू होता है, ये HCl और HI के साथ लागू नहीं होता। इसके पीछे का कारण भी आगे क्रियाविधि में समझ में आ जाएगा। अब देखें एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन कैसे होता है। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन में ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो, यानी जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2Br, यानी Br कहाँ जुड़ा, उस कार्बन पर जुड़ा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पे H2 है, इसमें 1 है, तो एक वाले पे न जुड़ के किस पे जुड़ेगा, ये 2 हाइड्रोजन वाले पे जुड़ेगा। ये आपका हो गया एंटी मार्कोनिकॉफ योग। यहाँ पे जो आपकी प्रोपीन है, प्रोपीन में HBr का योग किसकी उपस्थिति में कर रहा है, बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराया जाता है। इसकी क्रियाविधि इस तरह होती है। देखिए पहले स्टेप में क्या होता, जो पेरोक्साइड बॉन्ड है बेंजोइल का, तो जो पेरोक्साइड बॉन्ड है इसमें समान से वितरण होता है, यानी पेरोक्साइड बॉन्ड के जो साझिका इलेक्ट्रॉनिक में एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑक्सीजन के पास जाता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस वाले के पास जाता है। और इस तरह से ये हमें ये जो मुक्त मूलक प्राप्त होंगे, हमें ये 2 प्राप्त होंगे। इसमें आपको पता है कि इस वाले ऑक्सीजन में इन दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन पहले से रहते हैं। इनमें 2-2 इलेक्ट्रॉन युग्मों के साथ साथ एक और इलेक्ट्रॉन जो इस वितरण के फलस्वरूप मिला, तो इस तरह से ये आपका मूलक बन गया।
ये 2 मूलक हमें प्राप्त होते हैं, समान होते हैं जी। और ये कार्बन डाइऑक्साइड में टूट के अलग हो जाते हैं और हमें यहाँ पे बेंजाइल मुक्त मूलक प्राप्त होता है। दूसरे स्टेप में जो बेंजाइल मुक्त मूलक है वो HBr के समांश विदलन को प्रेरित करता है। इस बेंजाइल मुक्त मूलक के प्रभाव में HBr का समांश विदलन होता है। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, समांश विदलन में दोनों जो साझे का इलेक्ट्रॉन होता है दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। और ये इसके प्रभाव में जो H मुक्त मूलक यानी हाइड्रोजन जो प्रोटॉन इसको मिलेगा तो वो इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा C6H6 और हमें ब्रोमीन मुक्त मूलक प्राप्त हो जाएगा। ये चूंकि बेंजीन बन के अलग हो जाता है। अब ब्रोमीन मुक्त मूलक जो असम्मित एल्कीन है उस पर अपना प्रभाव डालता है और वो असम्मित एल्कीन यानी प्रोपीन के जो पाई इलेक्ट्रॉन हैं उसको प्रभावित करता है, उसके युग्म को समांश विदलन कराता है और उसके फलस्वरूप इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। एक तो Br दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ेगा तो CH2 इस कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गया, एक इसके पास पहुंच गया। तो ये जो प्राथमिक मुक्त मूलक बनता है ये कम स्थायी रहता है। जिस तरह से अपन ने ऊपर देखा कार्बोधनायन के मामले में वही स्थिति यहाँ पे है। यदि जो ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन मुक्त मूलक है वो सेकंड नंबर के कार्बन पर जुड़ता है तो ये प्राथमिक मुक्त मूलक प्राप्त होता है, और यदि ये दूसरे नंबर के कार्बन पर जुड़ता है तो हमें ये द्वितीयक मुक्त मूलक प्राप्त होता है। प्राथमिक मुक्त मूलक कम स्थायी है जबकि द्वितीयक मुक्त मूलक अधिक स्थायी है, और जो अधिक स्थायी होगा वो ज़्यादा देर तक रिएक्शन मिक्सचर में रहेगा तो उससे जो उत्पाद बनेगा वो मुख्य उत्पाद होगा। यहाँ पे देखिए फिर से ये मुक्त मूलक जो बना हुआ है ये फिर से HBr के समांश विदलन के फलस्वरूप जो प्राप्त H है वो इसमें फिर से जुड़ेगा और CH3 CH2 CH2Br बनेगा। ये मुख्य उत्पाद के रूप में रहेगा। ये बनेगा 1 ब्रोमो प्रोपेन, 1 ब्रोमो प्रोपेन बनेगा। ये रिएक्शन में मुख्य उत्पाद के रूप में हमें प्राप्त होगा और बहुत कम मात्रा में हमें दूसरा उत्पाद प्राप्त होगा। वो सेकेंडरी वो जो प्राइमरी फ्री रेडिकल है यानी प्राथमिक मुक्त मूलक है इससे बनेगा। इसमें ही वही रहेगा, HBr से जो H निकलेगा, H मुक्त मूलक निकलेगा वो सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर के कार्बन पर जुड़ेगा तो CH3 CHBr CH3 हमें प्राप्त होगा। यानी ये हमें 2 ब्रोमो प्रोपेन कम मात्रा में प्राप्त होगा, एक गौड़ उत्पाद होगा। इस तरह से ये आपका एंटी मार्कोनिकॉफ नियम का स्पष्टीकरण हो गया। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि जो पेरोक्साइड प्रभाव है केवल HBr पर ही क्यों होता है, HI या HCl पे क्यों नहीं होता। इसके स्पष्टीकरण के लिए हम 2 चीज़ें देख सकते हैं। पहले आप HCl के साथ क्यों नहीं होता इसको देखें। क्योंकि HCl की जो अबंध ऊर्जा है यानी जो बंधन एंथैल्पी है वो है 430.5 किलो जूल प्रति मोल। ये HBr की अबंध ऊर्जा 363.7 किलो जूल प्रति मोल से अधिक है। इसलिए HCl बंध का विदलन बेंजाइल मुक्त मूलक के द्वारा संभव नहीं है। यानी ये जो इसको HCl बंध को तोड़ने में सक्षम नहीं है, इसीलिए HCl के साथ एक क्रिया नहीं हो पाती। अभी HI के साथ क्यों नहीं हो पाती। HI का तो बंधन ऊर्जा इसकी तुलना में कम है, HBr से दुर्बल भी है। इसकी बंधन ऊर्जा 296.8 किलो जूल प्रति मोल है, तो ये तो आसानी से विदलित हो जाएगा।
तो यहाँ पे ये है कि विदलित तो आसानी से हो जाता है, किंतु जो आयोडीन मुक्त मूलक है ये द्विबंध से जुड़ नहीं पाता। इसके जुड़ने का ना जुड़ने का ये कारण है इसमें, क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए ये द्विबंध पे पेनिट्रेट नहीं कर पाता। क्योंकि बड़ा अणु है और चूंकि जो द्रव्य में विन्यास रहता है sp2 कार्बन का, तो उसमें ये नहीं घुस पाता। इसके कारण ये उसकी तुलना में ये आयोडीन के दो मुक्त मूलक मिलकर के आयोडीन अणु बनाना प्रेफर करते हैं, यानी इनका आपस में जुड़ करके आयोडीन अणु बनाना ज़्यादा आसान है डबल बॉन्ड से जुड़ने की। और इनमें जो एंथैल्पी मुक्त होती है, यानी जो ऊष्मक्षेपी क्रिया होती है, वो उसकी जो एंथैल्पी है वो अधिक ऋणात्मक होती है, इसीलिए आयोडीन अणु बनना संभव होता है और ये एडिशन संभव नहीं होता है। इसलिए HI या HCl द्वारा एंटी मार्कोनिकॉफ योग प्रदर्शित नहीं किया जाता। इस तरह से आशा है कि आप इन चीज़ों को समझ चुके होंगे। और यदि कोई चीज़ इनमें आपको ऐसा लगे समझ में नहीं आ रही है, तो आप इसमें हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं।